साथ जुड़ रहे हैं अमित कुकरेजा जी, फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। थैंक यू सो मच अमित, आज आपने वक्त निकाला। मुझे लगता है कि मुझे लगा था कि हम इस पर फिर से इतनी जल्दी चर्चा नहीं कर रहे होंगे कि नौकरियां जा रही हैं। आप न्यूज़पेपर उठाइए तो आप देखेंगे कि हर दिन हम एक कंपनी के बारे में सुन रहे हैं जो इतनी छटनियां कर रहा है कॉस्ट कटिंग के लिए, साथ में महंगाई भी हमारा जो है वो दामन नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में आप बचत को का ख्याल कैसे रखने के लिए कहते हैं? कमाई, बचत, निवेश, इनमें कैसे बैलेंस बनाया जाए? श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका, आपने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। तो ये जो जॉब सिचुएशन है या ये जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं या कॉस्ट कटिंग चल रही है, देखिए अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आप हर तरह की बिजनेस सिचुएशन के इम्पैक्ट से बच सकते हैं। चाहे वो थ्राइविंग कंपनीज हो जहाँ पे आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं, बोनसेस अच्छे मिल रहे हैं, या वो डाउन साइजिंग कंपनीज हो जहाँ पे आपके सैलरीज कट हो रही हैं या आपके जॉब्स लूज हो रहे हैं। तो हम हमेशा एक कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड का एक कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में, जिसमें हम अपने इन्वेस्टर को या क्लाइंट को या रिटेल इन्वेस्टर को रीइटरेट करते हैं कि आपको हमेशा 6 से 9 महीने या 9 से 12 महीने या 12 महीने से 24 महीने तक का मंथली एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड मंथली ईएमआईज हमेशा यू शुड सेट इट असाइड इन अ लीस्ट रिस्क फंड, ताकि डिफिकल्ट टाइम में आपको स्ट्रेस ना महसूस हो। और अगर आपने ये प्लानिंग की है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस किया है और उसमें कंटिजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस को समझा है, तो ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस नहीं देगी। राइट, तो कंटिजेंसी फंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप हो जाता है आपकी हर फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अब हमेशा जब भी कोई निवेश करता है तो वो इसे सुरक्षित रखना चाहता है, वो उसे अश्योर्ड रिटर्न चाहता है। ऐसे में हमें फिक्स डिपॉजिट जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं और बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपने निवेश के पोर्टफोलियो में एफडी का आपके राय में कितना हिस्सा रखना चाहिए और आप एफडी एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कैसा मानते हैं? सो 2-3 चीज़ें मैं टच करूंगा। पहला, एफडी एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एफडी काफ़ी लोगों को पीस ऑफ माइंड देता है। एफडी ये समझते हैं कि बैंक्स में पैसा सुरक्षित है तो वो उसमें लगा देते हैं। जिनका इनकम टैक्स स्लैब लो है उनके लिए एफडी तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिनका इनकम टैक्स स्लैब हाई है, 30% है या उसके ऊपर सरचार्ज वाला टैक्स ब्रैकेट है, उनके लिए एफडी शायद उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता और वो आपको वेल्थ इरोजन का सिचुएशन में आपको ले जाता है। तो एफडी एज अ प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं? जितना लोअर उतना एफडी अच्छा, जितना हायर उतना आपके लिए लीस्ट रिस्क प्रोडक्ट डेट फंड होना चाहिए। दूसरी बात, क्या एफडी सेफ है? जी हाँ, मोस्टली बैंक्स सेफ ही होते हैं, लेकिन एफडी का एक लिमिटेड अमाउंट ही इंश्योर्ड होता है, तो थोड़ा सा वो एक अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तीसरा, डेट फंड में आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। डेट फंड में पैसा अनयूज्ड होता है 3 साल तक, तो उसमें जो गेन्स होते हैं, पहली बात तो डेट फंड में टीडीएस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। और जब तक आप कैपिटल गेन्स बुक नहीं करते, जब तक आप प्रॉफिट्स बुक नहीं करते, तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनती। और जब आप बुक करते हैं और वो अगर 3 साल का होल्डिंग पीरियड के बाद बुक करते हैं, तो आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा ना, एफडी पीस ऑफ माइंड, मुझे लगता है ये पीस ऑफ माइंड वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन साथ में अमित जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि आप देखिए कि आप टैक्स कितना अदा कर रहे हैं, आप टैक्स के किस स्लैब में हैं, उस आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए। बहुत कम इनकम है आपकी तो एफडी आपके लिए शायद सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा। आप हायर टैक्स स्लैब में हैं तो आपके लिए एक डेट फंड, जिसमें आपको जो है टैक्स में काफ़ी रियायत भी मिल जाती है। अब
आजकल अमित मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्पेशल एफडी स्कीम्स आ रहे हैं जिसमें कि लिमिटेड पीरियड एक होता है कि 666 डेज 366 डेज हैं और उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज जो रेगुलर एफडी है उससे मिल रहा होता है और उनका कुछ एक टाइम फ्रेम बटा होता है 2 साल 3 साल 4 साल के। ये स्पेशल एफडी स्कीम उनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग से आ गए हैं कि आज़ादी वाली स्कीम और ये धन वर्षा वाली स्कीम, इस तरह के कई नाम भी हैं इनमें। आप इनको कैसा मानते हैं ये स्पेशल एफडीज को? देखिए, अगर रिप्यूटेड बैंक्स हैं तो सारे एफडीज अच्छे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, अच्छे एफडी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप इमरजेंसी फंड में पैसा ध्यान में रखते हुए उन एफडीज में पैसा लगा रहे हैं तो आप उन ड्यूरेशन के लिए चूज कर सकते हैं जहां पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, आप उसको स्मार्टली प्ले कीजिए। ये आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज दे रहा है हायर रेट ऑफ रिटर्न का। लेकिन अगर जैसे आपको 6 लाख रुपए का कंटिजेंसी फंड बनाना है और आप मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ड्यूरेशन में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पूरा 6 लाख एक एफडी में न डालें, 1-1 लाख की 6 एफडी कर दें कि गॉड फॉरबिड कभी आपको कोई मुसीबत में पैसे विड्रॉ करने पड़ रहे हैं तो आपको पूरे 6 लाख की एफडी नहीं तोड़नी पड़ रही है जिसपे पेनल्टी देनी पड़ रही है। अगर आप 1-1 लाख की 6 एफडीज कर देंगे और आपकी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है या 50,000 की है तो आपको एक ही एफडी तोड़नी होगी और एक ही फोरक्लोजर या अर्लियर क्लोजर, प्रीमेच्योर क्लोजर पे पेनल्टी देनी होगी। बाकी 5 एफडीज आपकी सेफ रहेंगी। तो बिल्कुल जाइए, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न पे जाइए, वही हमारा मकसद होना चाहिए। हमें रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना है। और इंस्टेड ऑफ वन, छोटे छोटे आप बकेट्स बना लीजिए और कभी आपको फोरक्लोजर करना पड़े तो आपको एक छोटी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी, पूरा बड़ा अमाउंट नहीं। ये जो हाई रिटर्न का जो लालच है ना, ये कई सारे स्मॉल फिनेंस बैंक और कई सारे एनबीएफसीज अपने एफडीज लाती हैं, कई कॉर्पोरेट एफडीज हमारे सामने रहती हैं जिसमें हमको ब्याज बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो क्या अच्छे रिटर्न के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर पैसा लॉक इन किया जाए? देखिए, मैं एफडीज अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ बैंक फिक्स डिपॉजिट्स बोल रहा हूँ और वो भी मैं नेशनलाइज्ड इंडियन प्राइवेट बैंक्स, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स या जो थोड़े बहुत ग्लोबल बैंक्स हमारे कंट्री में, मैं सिर्फ इन बैंक्स की बात कर रहा हूँ। मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा या मैं दूसरी लार्ज कॉर्पोरेट्स जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स इशू किए हुए हैं या बॉन्ड्स इशू हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ रेप्यूटेड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल बैंक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप कह रहे हैं स्टिक टू बैंक एफडीज, इधर उधर ज़्यादा भटकिए नहीं। महंगाई को मात देने के लिए कहीं ना कहीं हमारी एफडीज जो हैं वो उतनी कारगर नहीं साबित होती हैं, पीछे छूट जाती हैं। ऐसे में डेट में अगर कोई निवेश करना चाहता है, पहले तो आपके एसेट एलोकेशन में डेट का हिस्सा कितना होना चाहिए और डेट में अगर निवेश करना है तो एफडी के अलावा और कौन से निवेश के विकल्प आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, तो जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं प्रियंका, तो हमें फिनेंशियल गोल्स के बेसिस पे एसेट एलोकेशन लेना चाहिए। अगर मेरा गोल बच्चे की एजुकेशन है जो आज से 12 साल दूर है तो मैं एक बैलेंस्ड या इक्विटी बेस्ड एसेट एलोकेशन ले सकता हूं जिसमें मैं 60 to 70% इक्विटी रखूंगा, 30% फिक्स इनकम रखूंगा, जिसको हम डेट एलोकेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चे का गोल सिर्फ 3 से 4 साल दूर है आज से तो मैं 100% फिक्स्ड इनकम एलोकेशन रखूंगा या डेट एलोकेशन रखूंगा। तो गोल के बेसिस पे हम एसेट एलोकेशन चूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका एसेट एलोकेशन फिक्स्ड इनकम की तरफ आ रहा है क्योंकि हमारा गोल नजदीक है, हमको पैसे भी प्रोटेक्ट करने हैं, टैक्स एफिशिएंसी भी बिल्ड करनी है और थोड़ा बहुत अल्फा जिसको हम रिटर्न बोलते हैं वो भी चाहिए। तो अगर गोल नजदीक है और हमें टैक्स एफिशिएंसी चाहिए तो डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट तो रूल आउट हो जाता है क्योंकि डेट फंड में हमको 3 साल के बाद टैक्स एफिशिएंसी मिलती है जो एफडी में नहीं मिलती। कैपिटल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अब सवाल ये उठता है कि फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड, तो वो डेट फंड जिसमें 80 to 90% AAA रेटेड पेपर्स हैं, दोज डेट फंड्स जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स एफडी के रिटर्न्स के कंपेरेबल होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप उनमें डाल सकते हैं क्योंकि उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी। टैक्स एफिशिएंसी मैं इसलिए बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, सपोज आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है डेट फंड में और एफडी में और आप 30% टैक्स स्लैब में है तो आपको वो पोस्ट टैक्स 4.2 हो जाता है, 1.8% मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन डेट फंड में आपको वो हार्डली 50 पैसे का टैक्स लगेगा, 0.5% का, तो वो आपको इजीली 5 + 5.5 के आसपास
रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो एफिशिएंसी आ जाती है, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बढ़ जाता है, तो हम इन्फ्लेशन से मैच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो केवल इन्फ्लेशन की ही नहीं चिंता, टैक्स की भी चिंता जो है उसे दूर करने का सोल्यूशन और फॉर्मूला यहाँ पर अमित जी ने समझा दिया।